हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो यानी हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन सो ऑन, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स के अंदर क्या होता है, जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता। होल नंबर्स के अंदर जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक सो ऑन, जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के अंदर हमारे होल नंबर के बाद, जैसे हमें पता है होल नंबर के अंदर 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इंटीजर्स में हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी ऐड हो जाता है। ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी 0 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स। रियल नंबर्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर हमारे जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो दोनों आते हैं। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स इन ऑफ द form of p by q, q is not is equals to 0, all integers can be expressed as rational। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर हमारा p by q की फॉर्म में होता है। p by q यानी कि हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, और q कभी भी 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर नीचे फ्रैक्शन में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। नीचे q कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा हो सकता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और जो हमारा p है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तक इन्फिनिटी तक जा सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। p में हमारे ऑल इंटीजर्स आ सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको क्या बताया है। मैंने ये बताया है आपको, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। और जो हमारा p होता है, मैंने आपको इससे क्या समझ में आया कि ऑल इंटीजर्स कैन बी। एग्जांपल लेते हैं -14, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। -14 डिवाइडेड बाय 1, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो भी ये हमारा रैशनल नंबर होगा, यानी कि ऑल इंटीजर्स। और अगर 0/1 है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। Example, irrational number, real numbers which cannot be expressed in the form of p by q and whose decimal expansion are non-terminating, non-repeating। अब जो रियल नंबर्स होते हैं, हमें पता है रियल नंबर्स के अंदर दोनों नंबर्स आते हैं, रैशनल, इरेशनल। और इरेशनल ऐसे रियल नंबर्स होते हैं जो p by q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, यानी कि ये रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। ये कभी भी p by q की फॉर्म में नहीं होते। और इनका जो डेसिमल एक्सटेंशन, यानी कि हम जब इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे भी हम इन्हें डिवाइड करेंगे, जैसे कोई भी नंबर हमने लिया है और वो पॉइंट में आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का ये मतलब है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा वो नंबर, ऐसे चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब चलता रहेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। वो उसे कहेंगे हम हमारा उसे हम कहेंगे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और जो हमारा नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग वो होता है जो नॉन रीअकरिंग का मतलब ये होता है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो नंबर। यानी कि जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। और रीअकरिंग का मतलब ये होता है जब कोई भी नंबर रिपीट हो, 0 1 2 1 2, ये रीअकरिंग है। और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो इस टाइप में होते हैं, यानी कि वो कभी भी रिपीट नहीं होते। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये डॉट 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 चलते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, यहाँ पे 1 है, विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द number itself are called prime numbers। prime numbers have 2 factors। अब प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है। जो 1 का एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 को ना इंक्लूड करके 1 से जितने भी बड़े नंबर होते हैं, जैसे 2 है, तो वो हमारा प्राइम नंबर क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि वो 1 का भी डिविजिबल है और वो खुद से भी डिवाइड है।
यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। और 1 खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से होंगे तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो 2 का एक फैक्टर हो गया 1 और एक फैक्टर हो गया 2, यानी कि एक प्राइम नंबर है। और जो हमारा 3 है वो 3 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसका 1 है और एक वो खुद है 3 है। 5 भी ऐसे ही है, 7 भी ऐसे ही है, इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। और ये 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर में तो 2 फैक्टर होने चाहिए। ये हमारी कंपल्सरी है कि 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए। अगर 2 फैक्टर नहीं होंगे तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाया जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो हम आगे देखेंगे कि वो क्या कहा जाता है। लेकिन अगर 1 है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। आगे देखते हैं कि हमारा कंपोजिटिव नंबर क्या होता है। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिटिव नंबर्स। कंपोजिटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और किसी और से भी एनी अदर, यानी कि किसी और से भी डिविजिबल हो। इसके फैक्टर्स मोर देन 2 होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे 6 हो, 3 हो, ये हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 2 होगा तो वो प्राइम नंबर कहलाया जाएगा, इसलिए इसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। और जैसे हम एग्जांपल लें, जो हमारा 4 है उसमें देखो उस 4 के फैक्टर्स 2 × 1 और 4 खुद, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कॉमा आएगा कि एक तो 4 फैक्टर है, 1 है और 4 है, इसलिए ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है। और एग्जांपल जैसे हम ले लें 6 का, 6 में 2 है, 3 है, 6 है और 1 है, इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिटिव नंबर कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये हमारा MCQ आ जाता है इसके ऊपर, तो इसलिए हम इसे ध्यान से देखेंगे कि ये क्यों है हमारा इम्पोर्टेंट। ये MCQ में क्यों इसलिए आता है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम और कंपोजिटिव नंबर क्या होते हैं। हमें ये तो पता चल गया, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिटिव नंबर है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिटिव नंबर। तो आपको लिखना है प्राइम नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिटिव नंबर। ये कंपोजिटिव और प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 1 फैक्टर होता है। कंपोजिटिव नंबर होने के लिए उसके पास कम से कम कंपोजिटिव नंबर होने के लिए मोर देन 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो 1 ही फैक्टर होता है। और जो हमारा प्राइम नंबर उसके पास 2 ही होने चाहिए, ना ही ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। इसका एक फिक्स नंबर है, 2 ही होने चाहिए, तो इसलिए इसका 1 फैक्टर होता है, इसलिए ये ना ही प्राइम है, ये ना ही कंपोजिटिव नंबर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी थ्योरम फर्स्ट, यानी थ्योरम 1.1, जो कि है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर क्या है, ये इससे आपको पता लगा होगा कि इसके अंदर हम कुछ डिवीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। डिवीज़न यानी हमारा डिवाइड, जो हम बचपन से करते आ रहे होते हैं। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू b q प्लस r। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है, इससे हमें कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एक अलग टाइप की है, क्योंकि हमें कभी भी A B Q R थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा A है वो डिविडेंट है, B हमारा डिवाइज़र है, R हमारा रिमाइंडर है, Q हमारा क्वोशिएंट है। यह आपको कैसे पता लगा, क्योंकि ये हमारा मतलब जो हमारा डिवाइड होता है उससे ही होता है। जब हम बचपन से करते हैं कि हमारा डिविडेंट क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो हम एक बारी देख लेते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू कि हमारा ये क्या होता है, डिविडेंट, डिवाइज़र और डिविडेंट क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ तक सीमित होती है, यानी कि वो कहाँ तक लिमिट होती है आर यानी रिमाइंडर की वैल्यू। और फिर हम देखेंगे कि हम इसे रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिविडेंट को कैसे हम अपने इस फॉर्म में पुट करें, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसके अंदर हम अपने इसको कैसे पुट करें ये देखेंगे हम। तो a जो हमारा होता है वो डिविडेंट होता है, b हमारा मैंने आपको बताया डिवाइज़र, क्या वो हमारा क्वोशिएंट, r हमारा रिमाइंडर। अब पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 माइनस 1, ये तो हमें हमेशा ही पता होता है कि हमारा रिमाइंडर होता है।
ये हमारा रिमाइंडर होता है। और जो आंसर आता है, जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होता है मैथ्स में, और जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये वाली वैल्यू लिखते हैं। हम कभी ये लिखते हैं वन आंसर आया, 3 आया, ये नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है, चाहे वो पॉइंट में आए चाहे वो किसी भी चीज़ में आए। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 होता है ये हमारा क्वेश्चन होता है, और जो ये हमारा होता है, ये जो डिवाइड हो रहा है छत के नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो हमारा डिविडेंट होता है। और जो हमारा डिवाइड कर रहा है यानी 3 इसे डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारा डिवाइज़र होता है जो डिवाइड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हम इसे अपनी इस फॉर्म में पुट कैसे करें। पुट कैसे होगा, जो हमारा ए है इसके अंदर जो हमारा ए होगा वो 10 होगा, हमारा जो ए होगा वो 10 होगा, यानी कि हमारा डिवाइज़र, ये डिवाइज़र होगा। और 3 ये यानी कि बी, ये वाला बी हमारा 3 होगा, और ये जो हमारा आर है ये क्वेश्चन हमारा 3 आएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आएगा। सॉरी फॉर दैट। तो हमारा जो ये रिमाइंडर है वो तो हमारा आ रहा है 1, ये रहा, और जो हमारा क्वेश्चन जो कि 3 है, जो कि हम आंसर में लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे पुट करें हमारी इसमें a = BQ + R के अंदर हम इसे कैसे पुट करें। a है हमारा ये, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 10 = b हमारा है डिवाइज़र यानी कि 3 इंटू क्वेश्चन हमारा है 3 और प्लस रिमाइंडर हमारा है 1। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप ये थ्योरम यूज़ करें किसी भी क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये है ना अपना लिख के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, डिविडेंड और डिवाइज़र के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। साइड में तो हम अपना लाइन लगा के ये करो, हमारा अपना डिवाइड वाला पोर्शन, और बाद में अपनी ये क्वेश्चन लिख के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इससे क्या होता है। ये थ्योरम जब तक चलती जाती है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता, और इस थ्योरम की हेल्प से हम HCF भी निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि वो कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर की लिमिट क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 के इक्वल हो यहाँ पे नहीं, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा रिमाइंडर, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में कभी भी आंसर नहीं आता है। और अगर माइनस में आंसर आएगा तो वो हमारी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 आ गया तो ये कैसे आ सकता है, ये तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। यानी कि नहीं, हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे कि -10 है और फिर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है +9, इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया -1। ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधा माइनस हो रहा है, जो हम सिंपल करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। तो यहाँ पे हमारा कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है 0 के, क्योंकि जब हम 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा रिमाइंडर, लेकिन वो कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। b क्या है हमारा डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा है, ये हमारा है डिवाइज़र, यानी कि हमारा b, ये b से बड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये b से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया 7, अगर यहाँ पे 7 आएगा तो हम 3 2 6 कर देंगे ना, यहाँ पे बड़ा आ गया रिमाइंडर, तो यानी कि अब ये चल सकता है। रिमाइंडर वो आता है जब वो आगे नहीं चल सकता। और अगर b यहाँ पे 3 आ गया, इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अगर 3 आ गया तो 3 × 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू HCF कैसे निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा एग्जाम्पल है 455 एंड 42। ये आपको देख के लग रहा होगा कि हमारा A क्या है, B क्या है और ये क्या है। हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा होता है वो डिविडेंट होता है, यानी कि जो वो डिवाइड होने वाला है, और 42 जो छोटा होता है वो डिवाइड करने वाला होता है। तो मैंने पहले लिख दिया A यानी कि हमारा डिविडेंट, B यानी कि हमारा डिवाइज़र। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, हम एक बारी थोड़ा सा छोटा लिख लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा। ऐसे नहीं है कि जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, और कैसे करेंगे वो आप अभी देखो। जैसे ये 455 है हमारा, और हम इसे 42 से अगर डिवाइड करते हैं तो 42 × 1 = 42, यहाँ पर आ गया हमारा माइनस करने के बाद 35।
माइनस करने के बाद 35 आया, और मैंने आपको क्या बताया, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये डिवाइड चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हम इसे किससे डिवाइड करें। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिविडेंड यानी कि बी बन जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे ए बन जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा पहले से डिविडेंड था यानी कि जो पहले हमारा बी था वो हमारा बन जाएगा सॉरी, मैंने यहाँ पे देखो क्या कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जो हमारा जो ये होता है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या है रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर है 35। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्वोशंट बनेगा, यानी कि रिमाइंडर बन जाएगा हमारा बी। मैंने पहले ठीक लिखा था। और फिर बाद में क्या होता है कि जो हमारा ये होता है, हमारा जो पहले क्वोशंट था यानी कि हमारा पहले जो बी था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड यानी कि ए। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ये लिखने के बाद। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब जो ये है, ये मैंने आपको बताया कि डिविडेंड हमारा, डिवाइज़र हमारा डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 42 आ जाएगा। और अब इसे डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड, 35 बन जा 35, अब हमारा बचेगा 7। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिमाइंडर है वो बी बन जाएगा, यानी कि हमारा डिवाइज़र, यानी कि हम इसे बाहर ले लेंगे, और जो छत के नीचे आएगा वो हमारा होगा डिवाइज़र जो था वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा 35, यानी कि हमारा यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक चलते जाना है। यहाँ पे 7 आया तो अभी 0 तो नहीं आया है, तो 7 5 जा 35। अब क्या आ गया 0। अब ये हमारा ठीक हो गया है कि क्योंकि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना, जब तक चलती जाना है। अब हम इसे देखते हैं कि हम अपनी फॉर्म में कैसे इसे पुट करेंगे। अब देखते हैं, a इज इक्वल्स टू बी प्लस बी क्यू प्लस आर थी, ये हमारी थी इक्वेशन। अब इसमें पुट हम इसे कैसे करें। अब हम इसे पुट ऐसे करेंगे, जो हमारा a है वो हमारा है 455 इज इक्वल्स टू जो हमारा b है वो हमारा 42 यानी कि हमारा क्वोशंट इनटू यानी कि हमारा डिवाइज़र, और क्यू यानी कि हमारा क्वोशंट 10 प्लस r यानी कि हमारा रिमाइंडर 35। अब हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा b बनेगा, तो हमारा रिमाइंडर ये था। तो हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा बन जाएगा b, यानी कि यहाँ पे हमारा जाएगा 35 इंटू, अब जो हमारा यहाँ पे क्वोशंट तो वही आएगा सेम 1, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आया है 7। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। अब हमें ये पता है कि जो हमारा b होता है यानी कि क्वोशंट होता है वो हमारा बन जाता है डिविडेंड, यानी कि हमारा a बन जाएगा हमारा 42। अब हमें ये पता है कि रिमाइंडर फिर से हमारा बनेगा डिवाइज़र, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 7, और हमारा जो क्वोशंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5 प्लस रिमाइंडर बच रहा है 0 रिमाइंडर आ गया जब भी, तो हमने इस डिवाइड करने को बंद किया है, वरना ये चलता जाता। और जो हमें ये पता है कि हमारा जो b होता है वो हमारा a बन जाता है, तो यहाँ पर b हमारा a बन गया है, तो हम यहाँ पर 35 लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम इसकी मदद से हमारा HCF भी निकाल सकते हैं। तो HCF कैसे पता लगेगा, HCF हम आपको ये लग रहा होगा कि 3 टर्म्स में से हम HCF कैसे बताएं। हम इन 3 टर्म्स में से HCF वो बताएंगे जो लास्ट में हमारा क्वोशंट बनेगा, यानी कि जो b बनेगा, क्वोशंट नहीं, जो हमारा डिवाइज़र बनेगा, जो हमारा डिवाइज़र बनेगा वो हमारा होगा HCF हो गया हमारा 7, जो कि है हमारा b यानी कि क्वोशंट। अब हम देखेंगे हमारी अगली थ्योरम में कुछ मतलब हमें सिंपल समझने का है, ये हर जगह यूज़ तो होगी लेकिन इसमें कुछ वगैरह डिवाइड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस नेक्स्ट हमारी थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ के थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, लेकिन इसका सिंपल मतलब क्या है, हम इसका सिंपल मतलब यही है कि हमारा जो कंपोजिटिव नंबर होता है, कंपोजिटिव नंबर हमें पता है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम एग्जांपल ले, जैसे 6 है हमारा, अगर हम 6 को का एलसीएम निकालें तो 6 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर एवरी कंपोजिटिव नंबर, अगर हम कोई भी कंपोजिटिव नंबर लेते हैं और उसे फैक्टराइज करते हैं, जो हमने कर दिया है 6 को, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट यानी कि 2 and 3, वो प्राइम होगा। प्राइम वो होता है जो जिसके 2 ही फैक्टर हों, 2 के और 3 के दोनों के 2 ही फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 का भी 2 का फैक्टर है, एक तो वो 2 और एक 1, और 3 का क्या है 3 और 1, यानी कि ये है हमारे प्राइम प्रोडक्ट निकला है हमारा। दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक्यू। ये यूनिक्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि जो अगर आप 6 का निकालोगे ना फैक्टराइजेशन तो अलग आएगा, अगर 5 का निकालेंगे तो 5 1 ज़ा 5, अलग अलग निकलेंगे, अगर 7 का निकालेंगे तो अलग आएगा, 8 का अलग, का सब का अलग अलग फैक्टराइजेशन होता है, क्योंकि हर नंबर अलग अपनी इमेज बना के रखता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा इसलिए है क्योंकि इसका जो जब हम कंपोजिटिव नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो इसका आंसर यानी कि हमारा इसके फैक्टर्स हमारे प्राइम आते हैं। अब अगर कोई हमारी थ्योरम वगैरह यूज़ होगी, अगर कोई और टॉपिक होगा तो हम एक्सरसाइज के साथ साथ करते जाएंगे। मैंने ये आपको ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।